गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज फिर आगे लोग पढ़ते हैं। कल हम आप लोगों को बता दिए थे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके थे। एक बचा हुआ था चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बचा था? चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या हम पढ़ लेते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये आप लोग पढ़ चुके थे। लास्ट चौथा पॉइंट है आपका चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। आपको बताए थे कि मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा कोष के बारे में जानकारी मिलती है, दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है, और चक्रण और चुंबकीय क्वांटम संख्या से ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर चक्रण क्वांटम संख्या से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलती है और इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो देखते हैं हम सब चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, इसके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। गति की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एस से। चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यस एक उपकोष है। यस क्या है? एक उपकोष है। और यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस उपकोष में मात्र एक ऑर्बिटल होता है। यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ऑर्बिटल हम दिखा रहे हैं। कौन सा ऑर्बिटल है? यस ऑर्बिटल। यस में केवल एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन यस क्या है? यस आपको बताया थे कल हम। यस क्या है? यस उपकोष है। यस क्या है? उपकोष है। तो यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, लेकिन यहाँ इन दोनों ऑर्बिटलों की दिशाएं क्या विपरीत है? तीर का चिन्ह अलग अलग दिशा में लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। 2 तरह से गति करते हैं। एक क्या करता है? घड़ी की दिशा में गति करता है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेगा? घड़ी की दिशा में गति करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है? घड़ी के विपरीत दिशा में गति करता है। कैसा गति करता है? घड़ी के विपरीत दिशा में गति करता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज गति करता है तो दूसरा कैसा गति करता है? एंटी क्लॉकवाइज गति करता है। कैसा गति करता है? तो यहीं से बताया गया कि इनका मान भी कुछ होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा, मतलब जो क्लॉकवाइज गति कर रहा है, उसके लिए अगर हम प्लस हाफ लिखते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस हाफ लिखते हो। ये क्या है? मान है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान। ठीक, हम जानते हैं किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एक का मान प्लस हाफ होगा तो दूसरे का मान क्या होगा? माइनस हाफ होगा। ये क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये हुआ। किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
किसके द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं, बाद में बता देते हैं। जब हम पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे तो वहां पे एक साथ हम सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं जाने, कौन कौन सी, मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए एक आध उदाहरण हम आप लोगों को करा देते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं अगर हम ज्ञात करना चाहें, अगर कुछ इलेक्ट्रॉनों को कुछ परमाणु दिए गए हो और उन परमाणुओं की किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ज्ञात करना हो तो आप क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करोगे, चारों क्वांटम संख्या। तो एक आध हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई तत्व दिया गया, जैसे यही कहा जाए कि आपको दिया गया नाइट्रोजन, कौन सा तत्व दिया गया, नाइट्रोजन, या मान लीजिए हाइड्रोजन दिया गया, क्या दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है ना। चलिए ठीक, अभी आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास बताएंगे आपको किसके अनुसार, आपबाउ नियमानुसार। हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, क्या होता है 1s1, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हुआ 1s1। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितने कोष हैं, उस कोष में कौन सा उपकोष है, उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको पता चल रहा होगा। मतलब यस लिखा गया 5 लेवल की यस है, यस के पहले कोई संख्या लिखी 1 लिखा गया है, यस आपका उपकोष है, यस क्या है उपकोष, और किसी उपकोष के पहले जो संख्या लिखी गई होती है वो आपका यन का मान होता है। किसका मान होता है, यन का मान होता है। और यस क्या होता है, क्या आपका यल का मान होता है। और हम आपको यल का भी मान बताए थे, चाहे आपको दिया गया हो किस रूप में, चाहे आपको प्रतीक के रूप में दिया गया हो या संख्यात्मक मान दिया गया, दोनों मान हम आपको बताए थे। ठीक, बता देते एक बार पुनः, जैसे अगर लिखा गया यस, पी, डी और एफ, यस के लिए मान हमेशा 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। बस कुछ करना नहीं है आपको, यल का मान बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता यस उपकोष है, उपकोष से पहले कोई संख्या लिखी गई 1 लिखा गया और यस के ऊपर लिखने से 1 लिखा गया। ये आपको इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कि यस उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन है, यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और पहले कोष में मात्र 1 उपकोष है, पहले कोष में कितने उपकोष है 1, कौन सा 1 यस। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारी मिल गई, बस आपको क्वांटम संख्या निकाल ली। ये आपका हो गया यन का मान, जो संख्या लिखा है वही आपका यन का मान है। तो यन बराबर आपका कितना हो गया, n बराबर 1 हो गया। 1s के लिए यन बराबर कितना, n बराबर 1, अर्थात मुक्त क्वांटम संख्या, मुक्त क्वांटम संख्या को हम यन से व्यक्त करते हैं, यन का मान पता चल गया 1। फिर यल क्या आपका, यल का मान तो दिगंशी क्वांटम संख्या, यल क्या है, यल से उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। यल से किसके बारे में जानकारी मिलती है, उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। और हम आपको कितने उपकोष बताए थे, 4 उपकोष बताए थे, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। आपको बताया थे एस के लिए मान हमेशा 0, पी के लिए मान हमेशा 1, डी के लिए हमेशा मान 2 और एफ के लिए हमेशा मान 3। तो यहाँ पे कौन सा उपकोष है आपका, यस उपकोष है। तो यहाँ पे एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 0 हो गया। क्या हो गया, एल बराबर 0। ठीक, और आपको बताए थे यम का मान आपको ज्ञात करना हो, किसका मान ज्ञात करना हो, यम का मान ज्ञात करना हो। हम आपको बताए थे कि यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है, यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है, और यम का मान किसके मान पर निर्भर करता है, यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। अगर यल बराबर 0 है तो यम बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे किसी यल के लिए यम का मान क्या होता है, माइनस यल से लेकर के प्लस यल तक 0 सहित। ठीक, तो यहाँ पे यल बराबर 0 तो यम बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर यस उपकोष आपको बताए, यस उपकोष में ऑर्बिटल कितने होते हैं, यस उपकोष में 1 ऑर्बिटल होता है। यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। और उस 1 ऑर्बिटल में अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये गति कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज गति कर रहा है, घड़ी की दिशा में गति कर रहा है, इसलिए हम यस का मान क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +½ तो इस तरह से 1s1 के लिए हम क्या किए, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर लिए, ज्ञात कर लिए ना। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लें, देखते रहिए।
यही ज्यादा काम करेगा और ये हम जाने तो बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते दूसरा को दिखाते हैं आपको। अगर हम लिखते हैं 3D1 क्या लिखें 3D1 यहाँ पे हम 3D3 कर दें या 3D3 कर देते हैं। 3D3 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। 3D3 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान 3D3 के तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 3D3 के तीनों इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या की मान चारों क्वांटम संख्या के मान हमें याद करना है। 3D3 के तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान याद करना है। ठीक, कुछ नहीं करना, आपको फिर से नहीं बताते आपको। देखिएगा क्या लिखा गया 3D लिखा गया, ऊपर 3 लिखा गया। 3D के ऊपर जो लिखा गया होगा वो क्या होगा, वो आपको इलेक्ट्रॉन को बताता है। किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन को। आप जानते इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ पे हैं? इलेक्ट्रॉन उपकोष ऑर्बिटल में रहते हैं, उपकोष उनके ऑर्बिटलों में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? ऑर्बिटलों में रहते हैं। फिर भी जानते हैं इसके पहले कोई संख्या लिखी गई है, वो क्या है? वो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। किसी उपकोष के पहले जो भी संख्या लिखी गई होती है वो क्या बताती है? उसके उपकोष को बताती है। ठीक है, बस कोष को बताती, सॉरी किसको बताती है? कोष को बताती है। और कोष को आपको बताए थे वो कौन सी क्वांटम संख्या होती है, किस संख्या के द्वारा आपको कोष के बारे में जानकारी, मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में किसके द्वारा जानकारी मिलती है? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। और मुख्य क्वांटम संख्या को आप किससे व्यक्त करते हो? स्मॉल n से। बस आपका क्लियर हो गया। आपको दिया ये, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डी लिखा गया ना, आप भी बताएंगे डी में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष है, डी उपकोष में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन 5 डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्यों 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों इलेक्ट्रॉनों को में से भर देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया ना, बस बंटवारा हो गया। अब हम क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा n बराबर क्या हो गया? n बराबर आपको मान पता चल गया, यहाँ डी है, डी के पहले 3 लिखा गया। n बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, n बराबर 3। n का मान आप जानते हैं, d के लिए n का मान जानते हैं, d का मान 2 होता है। किसी n बराबर 3 के लिए या d के लिए हम n का मान जानते हैं। d के लिए n का मान कितना होगा? d के लिए n का मान 2 होगा। ठीक, यस पीडीएफ से आप याद कर लीजिएगा। n बराबर 3 तो n बराबर क्या होगा? 2 होगा। फिर m बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं m बराबर क्या हो जाएगा। अब m का मान आप ज्ञात करोगे ना, m का मान ज्ञात करोगे। m का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? n का मान तो निर्भर करता है किस पर? n के मान पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं n बराबर यहाँ पे मान क्या दिया गया? n बराबर 2 दिया गया है। n बराबर कितना दिया गया? 2 दिया गया है। तो n बराबर 2 के लिए n के आप मान जानते हैं। कुल कौन कौन से मान होंगे? तो आप मान जानते हैं कुल 5 मान होंगे। वो 5 मान कौन कौन से? -2, -1, 0, +1, +2 ये होगा। हम 3D3 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। 3D3 के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या 3D3 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हम याद कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका ना, इसके ऊपर देखिए कौन सा मान आ रहा है? -2। तो m बराबर क्या हो जाएगा? -2। m बराबर क्या हो गया? m बराबर -2। ठीक, यस का मान तो आप जानेंगे ये कैसा गति कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? s बराबर आप लिख सकते हो प्लस, आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो? प्लस आप। तो इस तरह से
3d3 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर लिए। 3d3 के पहले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर लिए। इसी तरह से 3d3 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 3d3 के सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें भरा हुआ है, इसके लिए हम लिख सकते हैं n बराबर 3, n बराबर 2, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -1 और s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा +½ हो जाएगा ना। ये हो गया। इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी याद कर सकते हैं ना। तीसरे इलेक्ट्रॉन को याद कर सकते हैं 3d3 के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 0 और s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा +½ तो इस तरह से कोई भी प्रमाण दिया गया हो, उसके चाहे जिस कोश में चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। शायद नहीं समझ में आया आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ी चीजें और बची हुई हैं। अभी हम आपको ऑर्बिटल बताएंगे, किस उपकोश में कितने ऑर्बिटल होते हैं। जब आप ये जान जाएंगे तो आप बड़े आसानी के साथ क्वांटम संख्या निकालना जान जाएंगे। ठीक है, साथ साथ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सारे नियम आपके बचे हुए सारे नियमों को जब बता दिया जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान जाएंगे और उसके बाद क्वांटम संख्या निकालना भी जान जाएंगे। लेकिन जब शुरू किए हैं क्वांटम संख्या, जैसे किताब में बीच में आ गया तो हम वहां से शुरू कर दें, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, जो आएगा बीच में समझाते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से कोई एक उदाहरण और हम आपको यहाँ पे क्लियर कराते हैं, उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्वांटम संख्या हम शुरू किए हैं तो क्वांटम संख्या हम आपको समझाएंगे। जैसे अगर हम कोई दूसरा तत्व ले, जैसे सोडियम ले लें, क्या ले लें, सोडियम ले लें, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करने के लिए कहें। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। ठीक है, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। तो क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करें। इलेक्ट्रॉन विन्यास आप थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई बड़ा तत्व भी नहीं है, सोडियम ही है जिसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 और 1 11। सोडियम के किस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में बताया गया सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। सोडियम के किस इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। बताओ सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, आपको पता है कि सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में है। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 3s1 में है। बस इसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्या निकाल लेना है। आप जानते हैं यस में कितने, यस उपकोष है ना, यस उपकोष में कितना ऑर्बिटल होता है, यस उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भरा कितना गया है, मात्र और मात्र 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। एक ही भरा गया ना, इसको हम लिख सकते 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इस 1 इलेक्ट्रॉन का हम चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं ना, 3s1। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइएगा। n बराबर मान क्या होगा आपको पता चल गया, यस उपकोष है, यस के पहले कोई संख्या लिखी गई वही आपका मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 3 हो गया। n बराबर क्या हो गया, 3। दूसरा अगर देखिए हम n का मान हो गया, फिर आगे हम जानते हैं n के बाद l का मान निकालते हैं। आप वो जानते हैं, क्या जानते हैं, l का मान n के मान पर निर्भर करता है। ठीक, लेकिन ये आपको ये बताया गया SPDF
यस के लिए मान 0, एम के लिए मान एस के लिए मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। ये आप लोग जान चुके, ठीक। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यस में है, तो यस के लिए मान आप हमेशा जानते कितना होता है, यस के लिए का मान हमेशा 0 होता है। यस के लिए का मान क्या होता है, यस के लिए का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 0 हो जाएगा। कंफर्म, ठीक। बस कुछ नहीं करना, अगर एल बराबर 0 है तो एम बराबर आप बेसिक मान बता सकते हैं, एम बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एम का मान एल के मान पर ही निर्भर करता है, हो जाएगा। इसी तरह से आप जानते हैं अगर एम का मान 0 होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बराबर क्या लिख सकते हैं, +½ लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे गति कर रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है, क्लॉकवाइज ही गति कर रहा है, ठीक। तो हम आपको लगभग क्वांटम संख्या बता दिए, क्वांटम संख्या आप थोड़ा बहुत जान चुके, ठीक है। एक वीडियो में हमने आपको परमाणु ऑर्बिटल के बारे में बताए थे, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बताया गया। एक बार पुनः हम आपको परमाणु ऑर्बिटल बताएंगे, ठीक है। फिर अगर ये नहीं समझ में आया होगा, आप परमाणु ऑर्बिटल जान जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास जान जाएंगे, तो बड़े आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और समझ में आया होगा क्वांटम संख्या ज्ञात करना। किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आप बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। वीडियो देखिएगा पूरा।